नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इटीना स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और कविता। और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अब सवाल कैसे भेजना है इसका जरिया बता देता हूं। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो दूसरे सोशल साइट्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ या फेसबुक, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर यूट्यूब पे जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। अब सवाल भेजने का तरीका भी बता देता हूं, बेहद आसान है। एक इजी फॉर्मेट है। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से आपने खरीदा है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। इससे हमारे गेस्ट को, हमें एक्सपर्ट्स को काफी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। रेलिका ब्रोकिंग से अजित मिश्रा जी हमारे साथ शामिल है और एंजल वन से राजेश भोसले जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार आप दोनों का और बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। तो एक मार्केट चेक लेते हैं फटाक से। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। बाजार देखे तो निफ्टी का ये कुछ 11वां सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है। अब इतनी लंबी खरीदारी कम से कम 4 साल के डेटा में तो हमें नजर नहीं आया, उसके पहले शायद हुआ हो। तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम नजर आ रहा है, साथ ही साथ एक्सपायरी भी चल रही है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? साथ ही साथ निफ्टी बैंक पर भी बता दीजिए, क्योंकि आज निफ्टी बैंक की शुरुआत थोड़ी सी नेगेटिव हुई थी, लेकिन काफी अच्छी नीचे से रिकवरी आई थी और पिछले सेशन के भी हमें नजर आया था। शुक्रिया अंश। बिल्कुल, तो देखिए मार्केट में टोन पॉजिटिव है। हम रिकॉर्ड हाईज कल हमने एक नए बनाए, आज हम उन्हीं लेवल्स को रिक्लेम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से कुछ खास पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है बाजार में। और जो रोटेशनल बाइंग चल रही है अक्रॉस सेक्टर, जबकि बैंकिंग अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है, तब ये हम इस तरीके से टोन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन बहुत क्लियर है कि मार्केट का टोन पॉजिटिव है, बायर्स पॉजिटिव साइड पे है। और अब क्योंकि रिकॉर्ड हाइज बन गए हैं, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स अभी भी मेंटेन करना चाहिए। बिकॉज थोड़ा सा भी सपोर्ट अगर हमको बैंकिंग से मिल गया तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू करेगा। करीब 25,400-500 तक के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिल जाएंगे। तो अब 24,950 बेसिकली एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक उसको आप होल्ड कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स आप मेंटेन करके रखिए। जैसे हमने बात की कि बैंकिंग के बगैर अभी तक ये रैली हुई है, बैंकिंग में अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। बीच बीच में थोड़ा बहुत हमने देखा है कि कुछ प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पार्टिसिपेट करते हुए, बट अभी जो एक्चुअल मोमेंटम आएगा वो करीब 51,200 से लेकर 400 का जोन है, उसको डिसाइसिवली क्रॉस कर देंगे हम बैंकिंग में, तब जाके एक अच्छा डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा, जो कि इंडेक्स को करीब 52,000 तक लेके जाएगा। तो उस केस में हो सकता है कि आपको 25,400 और 500 के लेवल्स निफ्टी पे दिख जाएं। तो दोनों ही केस में आपको पॉजिटिव साइड का ही बायस मेंटेन करना है, निफ्टी में भी और बैंकिंग में भी। और राइट, चलिए तो बाजार को लेके ये तो उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली हमने डिफेंस शेयरों में भी देखने को मिली। तो क्या कोचीन शिपयार्ड यहाँ से इस भाव पे कोई एंट्री का मौका दे रहा है? देखिए प्रशांत, यहाँ पे जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि डिफेंस स्टॉक लार्जली प्रेशर में है और अक्रॉस द बोर्ड, ये केवल कोचीन शिपयार्ड के लिए नहीं है। ज्यादातर सारे ही स्टॉक्स आप देखेंगे तो इस तरीके के करेक्शन जो कि करीब इस मंथ में करीब 25% डाउन है कोचीन शिपयार्ड। और आज जो बेसिकली एक क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे ये स्लिप हो रहा है, ये आप 100 EMA जो कि एक क्रिटिकल सपोर्ट है उसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये 1960 के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेक दे देता है तो ये प्रेशर बढ़ेगा। तो अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जल्दी होगा कि ये करेक्शन ओवर हो गया है डिफेंस स्टॉक्स में। इनफैक्ट कुछ एक डिफेंस काउंटर्स हैं जैसे HEL, BHEL, जहां पे की फ्रेश डिस्ट्रीब्यूशन के साइन है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए जब तक कि कोई साइन ऑफ रिवर्सल ना बने। अगर आपके पास पोजीशन है तो 1960 के नीचे अगर ये क्लोज हो रहा हो तो डेफिनेटली आपको एक बार पोजीशन को हल्का करना चाहिए, बिकॉज जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो करीब 1650-1700 के जोन में आएगा। तो ये है राय अजीत जी की कोचीन शिपयार्ड पर। तो उसमें क्या रणनीति अपना स्ट्रेटजी बना के अपने रखना है कि निकाल दें, क्या है? कितना आपने नजरिया कहा, मैं सुन नहीं पाई। 3 महीने
3 महीना हुआ है मेरे को लिए, साल भर रख सकते हैं अपन इनको। अच्छा, साल भर भी लग सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको कि कितनी अवधि के लिए रखना फायदेमंद होगा। अजीत, आपके पास आना चाहूंगी बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इस पर बाय कॉल है और इनका नजरिया भी लंबी अवधि का ही है। फिलहाल इनकी बाइंग प्राइस के नीचे 2 to 3 के आसपास के लेवल्स पर एनएमडीसी का स्टॉक चल रहा है। फैक्टर्स जो नियर टर्म में प्ले आउट होंगे और जो वॉलिटिलिटी ये देखेंगे उससे बचने के लिए आप क्या व्यू इनको रेकमेंड करेंगे, और अगर कोई स्टॉप लॉस भी इनको रखना हो तो? बिल्कुल कविता, देखिए मेरी रिकमेंडेशन यही होती है, जब भी ट्रेडिंग के लिए अगर आप कोई पोजीशन ले रहे हैं तो उसको प्लीज स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। आपने 264 के पास लिया था, स्टॉक अभी करीब 222 आ चुका है। आपका अगर लंबी अवधि का नजरिया था देन डेफिनेटली वो स्पेक्टर्स अलग हो जाते हैं, किस तरीके से फंडामेंटल चीजें पैन आउट हो रही है। बट अगर अब ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा लॉन्ग टर्म में। बट बावजूद इसके मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी थोड़ा सा पॉज जरूर देखने को मिला है, एक रिकवरी देखने को मिली थी मेटल स्टॉक्स में, जिसकी वजह से एक रिबाउंड यहाँ पे भी देखने को मिला, बट अंडर परफॉर्म कर रहा है विद इन दिस सेक्टर ये। और जब तक ये 235 का ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक साइडवेज नेगेटिव टोन्स में बना रहेगा। ओके। तो नीचे पे मुझे लगता है कि दोबारा से अब इसको 210 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो फिर ये प्रेशर और एक्सटेंड होगा, करीब करीब 190 तक के स्टॉक को ये पुश कर सकता है। ओके। तो आपको ये चाहिए कि 210 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, और 235 के ऊपर जो आपको 252 से 50 का जोन मिलता है वहां पे अगर आपको एक बार को एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। ऑलराइट, 210 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। ने 3300 के भाव के आसपास खरीदा है और एसबीआई आपने 300 के भाव के आसपास खरीदारी की है। तो सबसे पहले आप बधाई स्वीकार करिए सुशील जी, क्योंकि आप जैसे इन्वेस्टर जो हैं वो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म की अहमियत और पेशेंस कितना मायने रखता है, और दोनों ही क्वालिटी स्टॉक्स में आपने एक लंबे नजरिए के साथ यहाँ पर बने रहे और उसका आपको एक तरह से कह सकते हैं रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आता हुआ है। यहाँ से भी चूंकि आप थोड़ा और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। अजीत सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वाकई पीठ थपथपाई जानी चाहिए सुशील जी की। 3301 के भाव पे ये बजाज फाइनेंस में बने हुए हैं और 300 के भाव पे ये एसबीआई में बने हुए हैं। बताइए और कितना मुनाफा आने वाले वक्त में इनको देखना होगा, या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पर सलाह इनको मिलती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल प्रशांत, देखिए यही मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से आप इन्वेस्टेड हैं, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेटली नजरिया आपका जैसे है। और बजाज फाइनेंस में देखिए ये इनका अभी नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों में बजाज फाइनेंस ने कुछ भी नहीं किया है। तो इस स्टॉक में यही एक रहता है कि जब भी एक आप बड़े नामों में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ एक पीरियड फेजेस होते हैं जहाँ पे इनकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से पास्ट में चल रहे होते हैं। तो एक फेज आता है जहाँ पे कि ये डोरमेंट हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी इनका खामियाजा जो इस टाइम का उन्होंने भुगता होता है वो 1 साल में या 6 महीने के अंदर ही वो मिल जाता है। तो सेम इसी तरीके की टेंडेंसी चल रही है। हम सबको पता है किस तरीके का काम, किस तरीके का एयूएम बुक बजाज फाइनेंस का है। डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन होगी इनमें बने रहने के लिए। साथ ही साथ एसबीआई भी, क्योंकि देखिए पीएसयूज में अगर सबसे कंसिस्टेंट और जो जहाँ पे सबसे बड़ा नाम अगर एसबीआई का, तो वहां पे भी कोई डाउट मुझे लगता नहीं है कि अगर आप लंबी अवधि के लिए हैं तो कोई चैलेंजिंग है। थोड़ा शॉर्ट टर्म में अभी अक्रॉस दी बैंकिंग में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो उसी का एक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हमको एसबीआई में देखने को मिल रही है। बट लार्जली टोन पॉजिटिव ही है कंपैरेटिवली विद इन दी पीएसयू पैक ऑल्सो। तो दोनों में ही रिकमेंडेशन होगी कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहिए। बजाज फाइनेंस में नेक्स्ट जो मूव आएगा वो 8000 के ऊपर आएगा। जब भी आप 8000 के ऊपर देखेंगे तो करीब 11,500-12,000 तक के लेवल्स खुल जाएंगे बजाज फाइनेंस में, और वैसे ही एसबीआई में करीब 1200 तक के लेवल्स। तो बने रहने की सलाह बजाज फाइनेंस में अजीत जी के तरफ से। ऊपर की तरफ 8000 को पार करके 11। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं योर स्टॉक और हम दे रहे हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब। सूरत से भाविक का मैं सवाल लूंगी और इन्होंने जो सवाल भेजा है वो टाटा टेक्नोलॉजी को लेकर है। अजीत, आप ही के पास में आऊंगी बिकॉज ये व्हाट्सएप पर सवाल है तो मुझे पता नहीं कि इनका नजरिया क्या होगा इस पूरे स्टॉक में, इनकी रणनीति क्या होगी। बट ओवरऑल इनकी जो खरीद है ये बता रहे हैं 1088 के आसपास की है। चलिए, तो यहाँ पर डील के तहत जो खबर आई है उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बाउंस बैक एक शेयर में भी आता हुआ दिखा है, लेकिन अब ये अप मूव जो है इसका कितना बरकरार रहेगा और खबर के चलते जो फायदा मिला है वो कब तक और बरकरार रह सकता है?
बिल्कुल कविता, देखिए काफी प्रॉमिसिंग लिस्टिंग के बाद एक काफी लंबा फेज हमने देखा एक अपना डिक्लाइन का भी, और अब जाके दोबारा से आप थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, जब कुछ खबरों के दम पर हमने स्टॉक के प्राइस को रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा दोबारा से जो मूव थोड़ा फिजल आउट हो रहा है हाई लेवल्स पे, एक बेस फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी बनती है करीब 1040 पे। तो क्योंकि उन्होंने हाल फिलहाल में लिया है, ये अच्छी बात है, उनके पुराने नहीं है, 1080 के पास का उनका बाइंग है, तो 1040 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और नेक्स्ट टाइम जब ये 1100 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबिलिटी बनेगी करीब 1180 तक के लेवल्स भी एक्सटेंड कर दे। तो शॉर्ट टर्म में मेरा नजरिया है कि आप बने रहिए 1040 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ, और पोजिशनली आपको 1180 तक के टारगेट्स देख सकते हैं इसमें। तो बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते आगे। राजीव गुरमुखी साहब का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया हुआ है हमारे पास। एनएचपीसी पे राय जानना चाहते हैं। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीद है, 104 रुपए के आसपास इन्होंने इसमें एंट्री ली हुई है और 50,000 शेयर। और स्पेशली आपका लॉन्ग टर्म व्यू है या शॉर्ट टर्म व्यू है? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले यूट्यूब से हम कुछ एक सवाल ले लेते हैं। यूट्यूब पे हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो ये सवाल हमें सुरेश जी के तरफ से है। अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इनका सवाल भेल पर है। दरअसल यहाँ पे भेल पर ये राय जानना चाहते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि भेल में, बीईएल में, ये सब में काफी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। चार्ट पे भी देखा जाए तो जुलाई हाई से स्टॉक करीबन 14-15% नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो काफी सेलिंग तो हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे जो लेवल पर आ चुका है 285, 280 का, यहाँ से कई बार हमें थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आया है। तो इतने डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या यहाँ पे एक्यूमुलेशन का कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है? देखिए अंश, मैं अभी कहूंगा थोड़ा सा जल्दी होगा अभी एक्यूमुलेशन के साइन को ढूंढना, बिकॉज जैसे हमने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हुई थी डिफेंस के स्टॉक्स में, और अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से दूसरे हमने स्टॉक्स में गिरावट देखी है, चाहे वो मजगांव हो, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो, उस तरह की गिरावट अभी तक इन स्टॉक्स में नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी फर्दर रूम है, और 286 का लेवल अगर गया बीएसईएल में, तो आप मानिए चलिए 278 या 275 तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इसको अवॉइड करिए। आपके पास कोई भी पोजीशन है, 286 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 286 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अजीत के मुताबिक आपको लगाने की सलाह दी जा रही है।